और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज है टिकट की दौड़, दावेदारों में होड़। कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा टिकट के लिए दावेदारों की दौड़ भी तेज हो गई है। दावेदार मुखर होकर अपना संदेश पार्टी तक पहुंचाने से गुरेज भी नहीं कर रहे। अब दावेदार की लाइन लग रही है तो इसमें पार्टियों की चिंता भी बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि मैं भी अमरपाटन का, मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष हैं और अमरपाटन से मैं भी दावेदार हूँ विधानसभा का। नहीं, पार्टी अगर टिकट देगी तो बिल्कुल दावेदारी करेंगे। कौन सी सीट से करेंगे? गंजवासुदा विधानसभा से। टिकट की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, बस किसी तरह टिकट मिल जाए। चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले बीजेपी में नेताओं ने दावेदारी ठोकना शुरू कर दी है। अमरपाटन से विनीत पांडे और गंजबासौदा से प्रयागराज सूर्यवंशी उन्हीं दावेदारों में से हैं। इधर बीजेपी नेताओं ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए दावेदारों को समझाने का प्लान बनाया है और शायद बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा कर दावेदारों को साधने की कोशिश हो रही है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात कहना चाहे, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो बात करते हैं, प्रवास पर जा रहे हैं, उनके बीच में जाकर के बात कर रहे हैं। उसमें सभी टाइप के कार्यकर्ता, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से संबंधित भी किसी कार्यकर्ता को अपनी बात रखनी हो, कहना हो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या इस क्षेत्र में ये व्यक्ति ठीक होगा, वो भी बात करते हैं। टिकट की रेस तो कांग्रेस के भीतर भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि दावेदारों में से एक को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों को साधने की है जो टिकट से महरूम रह जाएंगे। हालांकि ऐसे नेताओं को मनाने दिग्विजय सिंह इन दिनों जमीन पर दिख रहे हैं। 10 उम्मीदवार हैं, टिकट मिलेगा एक को, तो 10 को एक करने के लिए तो प्रयास होना चाहिए ना, वो मेरा हम लोग का प्रयास है। चुनाव के वक्त टिकट के लिए दावेदारों की लाइन लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरान जो सबसे अहम है वो है इन दावेदारों को साध कर रखना, ताकि टिकट ना मिलने पर वो पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत से काम करें जितना टिकट मिलने के बाद कोई उम्मीदवार करता है। लेकिन इन दावेदारों को साध कर रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ दिग्विजय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज बैठकें कर दावेदारों को समझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून को जबलपुर आएंगी, जहां वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगी। एमपी कांग्रेस इस सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश आएंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर आने की क्या है वो 5 बजे वो भी बता देते कि देखिए, मजबूत आधार है। 38 में से कांग्रेस ने 24 सीटें जीती। शिवराज की लाडली बहना योजना का काउंटर भी है। इसके साथ ही साथ महाकौशल का फायदा विंध्य में मिलने की संभावना भी है। चौथी बड़ी वजह क्या है वो भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से महाकौशल अछूता रहा और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली और कहीं ना कहीं यही वो वजह है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंचेंगी। तो देखिए, ये तो बात हुई और इसके साथ ही महाकौशल का सियासी समीकरण क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, इसके साथ ही मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले की सीटें इसमें शामिल हैं। विधानसभा की 38 सीटें महाकौशल में आती हैं। 38 सीटों में से 24 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 2018 में कांग्रेस का महाकौशल में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके साथ ही बता दें, छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर भी कांग्रेस है। जबलपुर में कांग्रेस को 8 में से 4 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 1 सीट पर निर्दलीय ने भी बाजी मारी थी। बात अगर 2013 की करते हैं तो 2013 में बीजेपी 24 पर और कांग्रेस को 13 सीट मिली थी। 2018 के प्रदर्शन को अब कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है और सरकार बनाने में महाकौशल की अहम भूमिका रहती है। ये है कि 12 तारीख को आ रही हैं, अब और विस्तृत कार्यक्रम आ जाएगा तब पता चलेगा। और कहीं है कि माने केवल जबलपुर में है
और जैसा भी होगा उसी पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी भागली करेगी। ये नेताएं हमारी वो, और जो भी पार्टी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका कार्यक्रम होता है, दौरा होता है, सभाएं होती हैं, तो उससे निश्चित रूप से लोगों का मनोबल बढ़ता है, मनोबल मजबूत होता है, उससे ताकत मिलती है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस बार जो है विंध्य क्षेत्र में ब्याज सहित वसूल करेगी कांग्रेस पार्टी, मजबूती के साथ आएगी। हमारी शीर्ष की नेता प्रियंका गांधी जी के आगमन पर 12 जून से यह शंखनाद होने जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के और देश के प्रमुख सभी कांग्रेस के नेता उपस्थित होंगे और हम जबलपुर के कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि प्रियंका गांधी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2023 संकल्प के चुनाव का शंखनाद उनके द्वारा। और इधर पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के कयास गरम है। इसी बीच उन्होंने देवास में पत्रकारों से बात की। इस दौरान दीपक जोशी भावुक नजर आए। अपने पिता कैलाश जोशी को याद करते हुए दीपक जोशी ने कहा कि मेरे पिताजी से मुझे विरासत में कोई संपत्ति, कोई धन, कोई सोना चांदी नहीं मिला, बल्कि विरासत में उनकी ईमानदारी मिली और उसी विरासत को मैं संभालने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, विरासत से हर आदमी कहने का संतुष्ट होता है। कोई संपत्ति से संतुष्ट होता है, कुछ पैसों से संतुष्ट होता है, कोई जमीन जायदाद से संतुष्ट होता है। मेरे पिताजी ने मुझे कोई संपत्ति, कोई धन, कोई चांदी सोना नहीं दिया। मेरे पिताजी की विरासत उनकी ईमानदारी और उनके कथनी करने का अंदर नहीं है। उस विरासत को मैं संभालने के लिए रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो पार्टी में, चाहे सरकार में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो बाकी प्रकार की बंदरबाट का, उन सब में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी आज छोटी। और इधर इसी सिलसिले में दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी की एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। उन्होंने खुद को तन, मन और धन से बीजेपी के साथ बताया। साथ ही बंसल न्यूज से बातचीत में जयवर्धन ने इशारा किया कि उन्होंने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की है। जयवर्धन चाहते हैं कि पिता दीपक जोशी बीजेपी में ही रहें और इस दौरान जयवर्धन भी भावुक हो गए। अंत्योदय का संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है। बहुत आसान फैसला नहीं रहा होगा जयवर्धन जी, कैसे, किस भावनात्मक द्वंद से गुजरे होंगे आप जी? सबसे पहले तो ये चीज बताना चाहूंगा कि ये पूज्य पिताजी का निर्णय निजी है जी, और उन्होंने वो निर्णय उनके स्तर पे ही लिया है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहा हूँ और जो भी जिम्मेदारी संगठन मुझे देता है वो मैं निभाता जा रहा हूँ। बाकी एक विषय और ये है कि हमारे परिवार में एक परंपरा ही रही है, पिता और पुत्र के बीच डायलॉग उतना डायरेक्ट नहीं रहता है। कुछ इस संदर्भ में आपकी चर्चा भी फिर इसका अर्थ है कि सम्मान के इसी भाव के चलते आप दोनों की इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई? मैं जो चर्चा मेरे स्तर पे कर सकता था वो मैंने उनसे करी थी। तो आपका आग्रह तो यही रहा होगा कि बीजेपी में बने रहिए? जी, मैंने जो मेरे स्तर पे कर सकता था वैसा मैंने करा था जी, आपने वो सारी चीजें की। चुनाव आते हैं तो बातों के मतलब भी निकाले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय ने दोनों पार्टियों के उम्रदराज नेताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में ये चर्चा होने लगी है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 70+ के नेताओं को टिकट मिलेगी कि नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि ये नीतियां पहले भी बनाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भाई अगर ठीक है किसी की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी चाहेगा कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति समर्थ है, एज हो गया होगा, तो उसे एकदम से साइड करना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत उम्र को किनारे डालोगे, अनुभव कहाँ से लाओ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सियासत का खेल जारी है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए छत्तीसगढ़ के आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय के 70+ वाले बयान ने कई बहस छेड़ दी है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा में 13 विधायक ऐसे हैं जो 70+ के हैं।
कांग्रेस के 7 विधायक जिनकी उम्र 70 पूरी हो चुकी है। इसमें खेल साय सिंह, टीएस सिंहदेव, राम पुकार सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू और कवासी लखमा हैं। बीजेपी के विधायक की बात करें तो ननकीराम कंवर, विद्या रतन भसीन और डॉक्टर रमन सिंह की उम्र 70 पार हो चुकी है। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 2 विधायक 70 की उम्र के हैं। इनमें डॉक्टर रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह का नाम है। इधर नंद कुमार साय के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीति में सक्रियता के मापदंड पर बात कही है, तो इधर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने युवाओं को अवसर देने की वकालत की है। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या क्या कहा। राजनीति जो है वो शारीरिक रूप से आप यदि सक्रिय हैं, है ना, और मानसिक रूप से लोगों के साथ जुड़ाव है, समस्याओं के निदान करने की आपकी क्षमता है, समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तो जब तक कि आपकी सक्रियता है तब तक आप सक्रिय रहिएगा। जब तक समाज स्वीकार करे तब तक सक्रिय रहिएगा। समाज यदि नहीं जाएगी तो वैसे ढकेल देते हैं पीछे। बड़े बड़े नेताओं ने पत्र में ढकेल दिए। सब लोग राजनीतिक दल है, जिसकी इच्छा चुनाव लड़, मना किसी को थोड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन के आधार पर, अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी और लड़ती रहेगी। वैसे राजनीति में उम्र पर सियासत नई नहीं है। नंद कुमार साय ने बीजेपी तो छोड़ी, लेकिन उम्र दराज नेताओं को महत्व नहीं मिलने के आरोप चस्पा कर गए। साय के आरोप ने 70 साल के नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, लेकिन अब ये पार्टी आलाकमान को तय करना है कि बगावती तेवर अपनाते उम्र दराज नेताओं को महत्व देना कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को लेकर सियासी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के लिए सद्बुद्धि पाठ भी किया, जिसके बाद अब कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर शुरू हुई सियासत बजरंगबली और सद्बुद्धि पाठ तक आ पहुंची है। बीजेपी ने राजधानी रायपुर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए पाठ किया। इस दौरान बीजेपी नेता हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आए। यानी चुनाव से पहले एक बार फिर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासत गरमा रही है। भगवान राम के बाद अब हनुमान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है और बीजेपी नेताओं के बयानों से ये नजर भी आ रहा है। कांग्रेस के लोग तो कॉलोनी राक्षस के रूप में काम कर रहे हैं, ताड़का के रूप में काम कर रहे हैं, पूतना के रूप में काम कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान को भरमाने की कोशिश की तो कांग्रेसी ताड़का के रूप में, पूतना के रूप में और कालनेमी के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सनातन की रक्षा के लिए और बजरंगबली का अपमान करने वाले, बजरंगियों का अपमान करने वाले लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बजरंगबली का आराध्य देव का हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बजरंगबली पर सियासत के महाबली आमने सामने हैं। कई जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के सद्बुद्धि पाठ पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि बजरंगबली बीजेपी को ही बुद्धि और सद्बुद्धि दे। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी ऐसे मुद्दों को लेकर आक्रामक हो जाती है। सद्बुद्धि की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। जो राजनीतिक दल का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता के हितों की बात करना, न कि धर्म के आधार पर विषवमन करना। धर्म के आड़ में कभी हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू ईसाई, कभी हिंदू सिख, इस प्रकार का दंगा फैलाने का प्रपंच करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने स्वयं के बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि चुनावी साल है तो बीजेपी हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरेगी ही, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर लीड लेती आई है। ऐसे में बीजेपी को फिर मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, जिसका वो भरपूर फायदा भी उठा रही है। खैर, कांग्रेस भी कम नहीं है। कुछ सालों से कांग्रेस ने हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि इस बार कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ऐसी विधानसभा सीट की जहां के समीकरण थोड़े से अलग है। यहां जनता ने हर पार्टी को मौका दिया, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी। मौजूदा वक्त में यहां जोगी कांग्रेस का कब्जा है और अब 2023 में क्या समीकरण होगा, आइए जानते हैं मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा सीट का हाल। आज हम पहुंचे हैं मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा में। यूं तो किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा है इन लोरमी विधानसभा में। लोरमी विधानसभा की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस, जनता कांग्रेस तीनों को मौका दिया है विकास के लिए, लेकिन कितना विकास हुआ है और किन किन विकास के वादे आज भी अधूरे रह गए, आज हम जनता के बीच जाकर उनसे जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है और क्या क्या विकास होने बाकी हैं। लोरमी विधानसभा सीट प्राकृतिक रूप से समृद्ध और बेहद खूबसूरत ये सीट मैकल पहाड़ों से घिरी हुई है। राजीव गांधी जलाशय एवं अचान कमार टाइगर रिजर्व इसकी पहचान है, जहां हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं। बात यहां के सियासी समीकरण की करें तो यहां कभी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हालांकि सबसे ज्यादा बार जीत का खिताब कांग्रेस के नाम है। लोरमी में 2,05,805 मतदाता हैं, जो 2023 की दिशा तय करेंगे। 2000 से लेकर 2013 तक यहां कांग्रेस के धर्मजीत सिंह विधायक रहे। 2013 में बीजेपी के तोखन साहू ने यहां जीत का परचम लहराया। 2018 के चुनाव के पहले जोगी कांग्रेस के गठन से यहां के समीकरण बदले। धर्मजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े और करीब 25,000 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। जोगी कांग्रेस पिछले नतीजों से उत्साहित है और एक बार फिर जीत के इरादे से मैदानी तैयारी में जुटी है। लोरमी विधानसभा के लिए 2023 का जो चुनावी मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्थानीय का मुद्दा, क्योंकि अभी तक जो भी विधायक बनते आए हैं बाहर से बनते आए हैं और इनके द्वारा विकास के नाम पे कोई ज्यादा काम नहीं किया गया है, सिर्फ भाषणबाजी में इनका समय निकला है। वर्तमान जो सरकार है इनके नुमाइंदे भी आपराधिकरण में व्यस्त हैं। जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, इसमें विकास के नाम पे वोट डालेंगे और विकास अभी तक हुआ नहीं है। हम विकास का वादा और विकास का काम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लगातार दौरों के माध्यम से गांव का दौरा किए हैं, जहां जा रहे हैं वहां विकास जीरो दिख रहा है। सड़क, पानी, बिजली ये मूलभूत सुविधाएं होती है जो आज तक के लोरमी नगर पंचायत के बहुत सारे गांव हैं, बहुतेरे गांव हैं जहां आज तक की ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ऐसे मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस योगी और सरकार की नाकामियों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस भी यहां कब्जे की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी यहां 15 साल के शासनकाल में हुए कामों का हवाला देकर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस विधानसभा की उपेक्षा और कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पर जीत की बात कर रही है। लोरमी विधानसभा में आम जनता अभी जोगी कांग्रेस से निलंबित विधायक श्री धर्मजीत सिंह ठाकुर जी हैं, जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। यदि लोग किसी काम के लिए जाएंगे तो यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तभी विधायक मिलेंगे, या आसानी से वो मिलते भी नहीं। इसलिए वर्तमान विधायक का इस लोरमी क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार नहीं, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। रही बात कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की भूपेश जी की सरकार की, तो सरकार विकास के नाम पर जीरो है। ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर है। एक भी नई सड़कों का निर्माण सरकार के द्वारा नहीं कराया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 2013 से 18 के बीच में जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोरमी क्षेत्र की जनता फिर से विश्वास के साथ चुनावी जीता करके लाएगी। हमारा सपना है कि इस बार निश्चित मान के चलिए 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री का काम बोल रहा है, पूरे भारतवर्ष में बोल रहा है और निश्चित रूप से इस बार 2023 में सरकार बनेगी। लोरमी विधानसभा कृषि प्रधान सीट है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है। इलाके में कोई बड़ा उद्योग न होने से रोजगार एक बड़ी समस्या है। विकास के मामले में ये इलाका ज्यादा खुशनसीब नजर नहीं आता।
जनता की बातों से भी ये झलकता है कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन विकास की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये इलाका विशेष जनजाति बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें आज भी बैगा आदिवासी लोग विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बरसात के समय में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पुल नहीं होने के कारण नदी पार करके जाना पड़ता है। वनवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के कोई साधन नहीं है, साथ ही यहाँ न कोई उद्योग है न फैक्ट्री है। अधिकांश लोग कृषक हैं और कृषक आधारित कोई ऐसी संरचना या उद्योग शासन के द्वारा नहीं लगाया गया है जिससे यहाँ के निवासियों को रोजगार मिल सके। लोरमी में सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो हमारी पावन नदी मनियारी नदी की समस्या है। मनियारी नदी के उत्थान के लिए अभी तक के कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। लोरमी नगर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ नाली के माध्यम से नदी में जाके मिल जाते हैं और उसी नाली के पानी में माने नदी में जाकर मिलने के बाद नाली के पानी से निस्तारी का काम हमारे आसपास के गांव वाले करते हैं। इससे बहुत सारे बीमारी फैलने की चांसेस बनी रहती है। लोरमी में सियासी समीकरण बनने लगे हैं। सियासी हलचल तेज है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा और तकरार जोरदार होगी। सभी राजनीति पार्टियां एक्टिव मूड में आ चुकी है और सभी पार्टियां अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन लोरमी की जनता किसे अपना नेता चुनेगी और किस पार्टी को बहुमत देगी और किसके सर पर ताज रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज़ की खास रिपोर्ट लोरमी से आकाश सलूजा। और अब वक्त है चुनावी जायके का। महाकौशल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पारा बढ़ रहा है तो लस्सी की दुकानों पर सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। तो चलिए लस्सी के साथ चुनावी जायका भी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें और चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोग चुनावी चर्चाओं में भी मशगूल नजर आ रहे हैं। इस समय हम जबलपुर के इच्छाधारी लस्सी की दुकान पर मौजूद हैं। काफी प्रसिद्ध दुकान है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल है तो किस प्रकार के उनके मन में है, कितना बदलाव इस बीच उन्होंने महसूस किया है। बताइए कितना बदलाव तो बहुत आया है। जबलपुर में सड़कें अच्छी बन गई हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, जनता को बहुत सुविधा होगी इस चीज़ से। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो लाडली लक्ष्मी बहना का जो योजना लेकर आई है उसमें भी बहुत फ़ायदा है। बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग और सड़कें तो बहुत अच्छी हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अंकल जी मुद्दों की अगर बात करें तो विधानसभा में चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं? चुनावी मुद्दे हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। चाहे गांव के लिए हो चाहे शहर के लिए हो, हर जगह काफ़ी प्रोग्रेस किया है और हमारे अनुसार तो उन्हीं को आना चाहिए और उन्हीं को मोदी जी को ही जिताना चाहिए। मध्य प्रदेश के हिसाब से बदलाव बहुत अच्छा है, बहुत मतलब उन्नति पर है, पर तालाब का संरक्षण जो है वो धीमी गति से चल रहा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में और तालाब का संरक्षण होना चाहिए। खासकर गोकलपुर तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें दिन प्रतिदिन अतिक्रमण हो रहा है और उस अतिक्रमण को कम करना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की बात करें तो किस प्रकार की क्वालिटीज होना चाहिए, कैसा हो अपना जनप्रतिनिधि? ऐसा होना चाहिए कि सब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब ऐसा कि लघु उद्योग होते हैं वो भी हो जिसमें लोगों को रोजगार मिले अच्छे से, सब अच्छा, दूसरे जो है उनको व्यापार करने का मौका मिले। तो ये थे जबलपुर के लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बदलाव तो हुआ है और भी सुधार के लिए वो अपनी तरफ से सुझाव भी सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि इस बीच लोगों का कहना है कि सब तमाम प्रकार के विकास कार्य जहां हो रहे हैं तो वहीं साफ तौर पर बदलाव भी नजर आ रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।